नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास अर्थात मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक कोरिलेटिव स्टडी करने के लिए उससे भी ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है। अर्थात वर्तमान में आप भारत का जो भी एक डाइवर्सिटी मूलक जो चेहरा देख रहे हैं उसका जो केंद्र बिंदु बहुत हद तक इस मध्यकालीन भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इस मध्यकालीन भारत से पहले अगर आप देखेंगे तो भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण धर्म के रूप में वर्तमान में जिसे हिंदू धर्म बोला जाता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही सारे तीन धर्मों का उदय था और कुल मिला के उस समय ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व सबसे अधिक था। लेकिन अब इस हिंदू धर्म को सबसे अधिक चुनौती तब मिली जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ। और जब भारत में मुस्लिमों का देखिए जब आक्रमण हुआ तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो डाइवर्सिटी जो मूलक जो चेहरा हमें देखने के लिए मिलता है इस मध्यकालीन भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा। और धीरे धीरे जब भक्ति आंदोलन शुरू होगी, उसके साथ साथ सूफी आंदोलन शुरू होगी, तो उसके साथ साथ फिर एक नया संप्रदाय का उदय होगा जिसे आप सिख संप्रदाय के नाम से जानते हैं, सिख धर्म के नाम से जानते हैं। और ये वही पीरियड है जब यूरोपियों का आगमन हुआ अर्थात क्रिश्चियनिटी धर्म का, ईसाई धर्म का भी भारत में आगमन हुआ। अब सोचिए, अब एक साथ भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, एक जो डाइवर्सिटी जो मूलक जो चेहरा आपको दिखाई देगा इस मध्यकालीन भारत में किस तरीके से एक दूसरे से टकराएगा, इन सारे ही चीज़ों का बखूबी समझेंगे। और किस तरीके से जो एक कंपोजिट जो कल्चर जो बना गया, एक दूसरे की चीज़ों को हम धीरे 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 एडॉप्ट करते चले गए, आज किसी से छुपा नहीं है। तो चलिए इस मध्यकालीन भारत की हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यकीन मानिए अगर मेरे साथ कंटिन्यू रूप से बने रहेंगे तो इस मध्यकालीन भारत में पढ़ने में भी आपको उतना ही अच्छा मज़ा आएगा। और फैक्टों को बोला जाता है ना कि रटना है, फैक्टों के ठीक है रटने की प्रक्रिया से आप बहुत हद तक इसमें बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जब आप लोगों के पास डेली की डेली क्लास देखने से बिल्कुल ही वो डेवलप हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पूरी की पूरी PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस की। क्योंकि देखिए हमेशा ही मेरा मानना है कि अगर ठीक है एक स्टूडेंट होने के नाते आपके पास कोई भी विषय अगर पढ़ रहे हैं तो सिलेबस बिल्कुल ही आपके दिलो जान में होना चाहिए, ठीक है, मस्तिष्क में होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये जो सिलेबस है आपका क्लियर नहीं होगा हमेशा ही आप भटकाव की स्थिति में रहेंगे। इसीलिए सिलेबस एक दिशा सूचक यंत्र की तरह होता है, एक पथ प्रदर्शक की तरह होता है जो आपको कभी भटकने नहीं देगा। अगर इस सिलेबस को आज यहाँ पे आप समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपको मिडेवल हिस्ट्री के साथ साथ और भी इसका अप्लाई जो आप बिल्कुल ही अदर सब्जेक्ट के साथ आप करेंगे वो चीज़ें आपको बखूबी समझ में आने लगेगा। लेकिन इससे ज़रूरी है कि आप इस पहले सिलेबस को समझें। यहाँ पे देखिए सिलेबस को बिल्कुल ही यहाँ पे ठीक है छोटे छोटे करके 9 टॉपिक में बांट दिया गया है और एक एक टॉपिक को आप पढ़ते जाएंगे, एक दूसरे से जोड़ते जाएंगे। और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो आपको चेंज दिखाई देगा। हिस्ट्री का मतलब चेंज। देखिए इस चेंज को अगर आप समझ गए तो हिस्ट्री समझ गए। अगर आप घटनाक्रम के चक्कर में फंस गए तो फिर हिस्ट्री का ठीक है बिल्कुल ही आपके मन से लगेगा तो बहुत उबाऊ सब्जेक्ट है, बोझिल लगेगा। क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम में तथ्य आ जाएंगे, उन तथ्यों को परिवर्तन के माध्यम से आप समझ नहीं पाएंगे, जिसके वजह से आपके प्रतिदिन ठीक है आपको लोड देगा, आपको इस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चेंज को आपको पकड़ना है। और इस चेंज को पकड़ने के लिए ऐसा नहीं कि पहले हमने अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण पढ़ा उसके बाद से आगे हम सिख संप्रदाय में, ऐसे रैंडमली पढ़ने की भूल कभी नहीं करना है। और यही तो मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब किसी भी सब्जेक्ट को मैं कराऊँ तो पहले मैं सिलेबस से ही मैं शुरू करूँ ताकि चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ते हुए को रिलेट करते हुए आप लोगों को ठीक है इस तरह से डिलीवर किया जाए कि क्लासरूम में ही वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेक्चर की लंबाई थोड़ी अधिक होती है लेकिन आपको देखिए सफलता के लिए ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि उसके लिए शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक बार गुजर जाएंगे
फिर से आपको, ठीक है, कभी भी अदर मटेरियल या फिर दूसरे सोर्स की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होगी। टेस्ट सीरीज लगाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस सिलेबस का पूरा एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस सिलेबस को समझ गए तो मान के चलिए कि आप 20 से 30% मिडेवल हिस्ट्री को आप कवर कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे पुरातात्विक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है, वैसे ही यहाँ पे चूँकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत है तो कुछ पुरातात्विक स्रोत गिना चुना ही मिलेगा, लेकिन इसमें साहित्यिक स्रोतों की भरमार है। और वैसा स्रोत बिल्कुल ही यहाँ पे ऑथेंटिक है, और उन्हीं स्रोतों का अध्ययन करके भारतीय इतिहासकारों के द्वारा आज इतना शानदार जो इतिहास लिखा गया है, जिसको हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। अब इसमें आप नाम ले सकते हैं, अलबरूनी का नाम ले सकते हैं, मोरक्को यात्री इब्न बतूता था। ऐसे तमाम सारे जो लोगों का भारत में आगमन हुआ, उन लोगों के द्वारा भारतीय समाज को देख के, भारत देश को देख के एक से एक बुक लिखा गया, और उन्हीं बुकों का वर्तमान में अध्ययन करके इतिहासकारों के द्वारा इतिहास को लिखा जाता है। ठीक वैसे ही अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मुगल कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत में। अब इसमें तो खुद ही एक अबुल फजल इतना बड़ा नाम है, उसके साथ साथ ठीक है बहुत सारी जो कृतियाँ हैं, जैसे कि मुगल काल में हुमायूं नामा जोड़ लीजिए, बाबर नामा जोड़ लीजिए, अकबर नामा, बादशाह नामा, ठीक है, ऐसे अनगिनत जो रिसोर्स है इसी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जिसका इतिहासकारों के द्वारा बहुत शानदार तरीके से स्टडी करके लिखा जाता है। तो इस स्रोत में हम लोग, ठीक है, जानेंगे एक एक टॉपिक के माध्यम से, और भी डिटेलिंग करेंगे। और इसका बड़े मज़े की बात है, यहाँ पे डिटेलिंग करने के बाद आने वाली जब क्लास होगा, जब टॉपिक में आप एंट्री मारेंगे सल्तनत काल में, मुगल काल में, तो वहाँ पे उन नामों से फिर से एक बार परिचित होंगे, तो आपको कोई नया नाम लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बड़ा, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस चेंज को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको भारत के उन पुराने दिनों में ले चलता हूँ। बिल्कुल ही भारत का कहानी बताने की, हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ हुआ क्या था। देखिए पाषाण काल तक आते आते किस तरीके से मध्य पाषाण काल आया, नव पाषाण काल तक आया, कृषि की यहाँ पे खोज हो गई। उसके बाद से उसका बहुत बड़ा जो हमें चेंज दिखाई दिया उस हड़प्पा काल में, कि एक ग्रामीण सभ्यता से एक नगरीकरण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। लेकिन हुआ क्या, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात पूरी तरीके से, ठीक है, वो ख़त्म ही हो गया, पुनः ग्रामीण सभ्यता में आ गई। अब उन्हीं क्षेत्रों में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन्हीं जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश का क्षेत्र कहा गया, वहीं पे देखिए यहाँ पे आर्यों का इधर, ठीक है, आगमन हुआ। अब देखिए भारत में जब आर्यों का आगमन हुआ, मध्य एशिया के क्षेत्रों से ऐसा माना जाता है, तो ये लोग बिल्कुल ही भारत में आया और रच बस गया। ऐसा नहीं कि आया सब लूट मार कर के चला गया, ठीक है, आर्यों के द्वारा इस ब्राह्मण धर्म को यहाँ पे लाया गया। बिल्कुल देखिए भारतीय समाज में इस कदर यहाँ पे रच बस गया, इस तरह से आत्मसात हो गया, बिल्कुल ही धीरे 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 एक कंपोजिट कल्चर आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद से चूँकि विदेशियों का भी आक्रमण हुआ, जैसे कि पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का होगा, उस हकमनी एम्पायर का जो डेरियस प्रथम हुआ करता था उसने किया, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद से यूनानी आक्रमण होगा सिकंदर के नेतृत्व में। सिकंदर के नेतृत्व में जब भारत में आक्रमण होगा तो कुछ कल्चरल एक्टिविटियों को प्रमोशन मिलेगा, जैसे कि गंधार शैली वगैरह आप लोगों ने बखूबी नाम सुना होगा। अब ये परंपरा रुकती नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये रुकती नहीं है। और इधर भारत में भी हम लोग बात करें, इधर मगध साम्राज्य में एक से एक वंश हुआ, जैसे खुद एक हर एक वंश था उसी में, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश। जब मौर्य साम्राज्य आएगा तो एक बहुत बड़े क्षेत्रों पे अपना कंट्रोल करेगा। जब तक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य होगा, बिंदुसार होगा, अशोक होगा, तब तक तो किसी के मजाल नहीं है कि कोई भारत की तरफ देख ले। लेकिन जैसे ही अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जब भारत में आएगा, सब ध्यान रखिएगा, तो धीरे 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 और मध्य एशिया से यहाँ पे आक्रमण शुरू हो जाएगा। और उसमें देखेंगे तो शक, पार्थिव, पहलो, बहुत सारा विदेशी लोग आएगा।
लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग भी आया और भारत में ही रह गया, रच बस गया। इसका मतलब कि पुनः एक खेप पुनः विदेशी लोग आया और यहीं पे रह गया। देखिए, वो हमारी कल्चरल एक्टिविटियों को अपना रहे हैं, हम उनकी कल्चरल एक्टिविटियों को अपना रहे हैं। धीरे 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 हम एक दूसरे के इतना नज़दीक आ गए कि आज तो पहचानना मुश्किल है कि कौन शक है, कौन कुषाण है, कौन पार्थिव है। सोचिए कितना कंपोजिट कल्चर कल्चर होते जा रहा है इस भारत को। आप समझिए, ठीक से फील कीजिए इसको। अब उसके बाद से देखेंगे तो धीरे धीरे इधर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आएगा। मौर्योत्तर काल में आपको फिर वहीं पता है, शुंग वंश, कौरव वंश, सातवाहन वंश, धीरे धीरे ये सब आएगा आएगा आएगा। विदेशियों का भी आगमन होते जाएगा। उसी में जो कुषाण होगा सब बड़ी तेजी से कुषाणों का भारतीयों में, मैंने भारत के क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार करेगा। और उस फिर कुषाणों के ही संबंध के रूप में जब गुप्त आएगा तो फिर से ब्राह्मण धर्म को किस तरीके से वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। और लास्टली में आते आते देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी कुछ कुछ बहुत संगम साहित्य वगैरह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, चेर, चोल, पांड्या। उसी तरीके से यहाँ पे पल्लव आएगा, सब चालुक्य आएगा। तो उत्तर भारत में इधर हर्षवर्धन का भी एरा आएगा गुप्तोत्तर काल में। उस थानेश्वर के क्षेत्र में, उस वर्धन के क्षेत्रों में से जब यहाँ पे हर्षवर्धन जब निकलेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो पूरे के पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक एकीकरण को ये प्रोत्साहित करेगा। और उस समय भी मजाल नहीं था कि अब फिर से कोई विदेशी शक्ति भारत में इधर अटैक करे। ये हर्षवर्धन का सबसे बड़ा देन है। लेकिन हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्रों में सामंतीकरण का एक लहर दौड़ने लगेगा। उत्तर भारत में बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि एक अराजकता की स्थिति आ जाएगी। वहाँ पे फिर से धर्म का बोलबाला हो जाएगा। और वहाँ पे ऐसा माना गया कि अग्नि कुंड से चार चार बड़े बड़े जो, ठीक है, राजवंशों का उदय होगा। गुर्जर, प्रतिहार, ठीक है, चाहमान, चौहान, ऐसे कर कर के, ठीक है, चार लोग यहाँ पे आएगा। और वहाँ पे एक दूसरे के, ठीक है, फूटे आंख नहीं सुहाएगा। अर्थात अब वे बिल्कुल ही माने कुएं का लोग मेढक हो चुका है। कोई आएगा उनको लूट मार के लेके चला जाएगा, लेकिन एक दूसरे को लोग सपोर्ट करने नहीं जाएंगे। यही हाल था। अब यही समय ध्यान रखिएगा, हुणों का भी आक्रमण होगा। हुणों ने भी भारत में, ठीक है, आया, भारत में ये सब रच बस गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि इस 6ठी-7वीं शताब्दी तक आते आते सऊदी अरब के क्षेत्रों में, इधर ये वाले क्षेत्रों में एक नया धर्म का उदय हो गया था, जिसको हम लोग, ठीक है, मुस्लिम धर्म के रूप से जानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के नेतृत्व में इस धर्म की नींव तो 6ठी-7वीं शताब्दी में ही रख गई थी। और आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद उस मुस्लिम धर्म को चलाने के लिए खलीफा के पद का निर्माण हुआ। और उस समय खलीफा शासक हुआ करता था। अब देखिए, अब वो शासक पूरा का पूरा मुस्लिम धर्म को प्रमोट करने के लिए अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है, तलवार के बल पे कर रहा है। बिल्कुल ही धीरे 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 वो मुस्लिम जो साम्राज्य है एक्सपेंड कर रहा है। और उस सबका व्यापार भी होता था भारत से। ये जो क्षेत्र है वर्तमान में, देखिए, मालाबार तट का जो क्षेत्र है, यहाँ से सब व्यापार करता था। उसके अलावा इधर जो दक्षिण पूर्व का एशिया है, इधर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर हो जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट का जो एशिया था, यहाँ से सब व्यापार करता था। फिर एक कंट्रोवर्सी आएगी यहाँ पे, ठीक है, जो सिंध का जो यहाँ पे एक दाहिर नाम का शासक होता था, जहाज़ों को लेकर, व्यापारिक जहाज़ों को लेके, फिर इस मुस्लिम शासक के द्वारा भेजा जाएगा मोहम्मद बिन कासिम को 712 एडी के आसपास, 12-13 एडी के आसपास। और वहीं से फिर धीरे धीरे भारत में मुस्लिम धर्म का, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम धर्म का यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। पहले तो हो चुका था, लेकिन एक व्यापारी के रूप में अब यहाँ पे जो एंट्री हो रहा है, एक राजनयिक, आप कह सकते हैं कि एक बाह्य आक्रमण के रूप में एंट्री हो रहा है। अब यहीं से परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि अब ये जो मुस्लिम जो लोग आएगा, ठीक है, भारत में तो रहेगा जरूर, लेकिन एक बहुत बड़ा जो चेंज करेगा, जो आज वर्तमान में जो भी सिनारियो आप देख रहे हैं, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए होगा क्या कि अब मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद भारत में फिर से एक यहाँ पे आक्रमण आरी आएगा। चाहे आप महमूद गजनवी का नाम ले लीजिए, मोहम्मद गोरी का नाम ले लीजिए, लेकिन मोहम्मद गोरी से फिर से आपको एक चेंज देखने के लिए मिलेगा। उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे स्थापना कर दी जाएगी। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी तो ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे एक केंद्र बिंदु मिल गया मुस्लिमों के लिए यहाँ पे आने जाने का। अब यहीं से धीरे धीरे अपना वो सब साम्राज्य को एक्सपेंड करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा। अब इससे क्या होगा, आपको समझने की ज़रूरत है कि
पूरी तरीके से मामला देखिए मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो गया, क्योंकि मुस्लिमों का वर्चस्व यहाँ पे बढ़ने से धीरे धीरे, ठीक है, पूरे ही भारत के क्षेत्रों में अपना तेजी से आक्रमण कर रहा है, यहाँ पे तेजी से कंट्रोल कर रहा है। और इसमें बेचारे हिंदू यहाँ पे पिछड़ते नजर आ रहे हैं, पिछड़ते नजर आ रहे हैं, अपनी बहु बेटियों को भी बचाते हुए नजर आ रहे हैं। बाल विवाह जो प्रथा है इसी समय लाया गया, सती का कॉन्सेप्ट भी आ गया, जौहर का कॉन्सेप्ट आ गया, पर्दा प्रथा का कॉन्सेप्ट आ गया। बेचारे करे तो क्या करे। देखिए कारण यही है कि ये आपस में एकजुट नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो इनको ऐसे ही मार रही थी, करे तो क्या करे बेचारे। अब यही है, यहीं से मुस्लिमों का जब वर्चस्व यहाँ पे शुरू होगा तो धीरे 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 इनका साम्राज्य यहाँ पे एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। अब इसी में अरब है, तुर्क है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी आएगी। और भारत में बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे तो लगभग 1200 से लेके जब तक अंग्रेजों का आगमन नहीं हो जाता है तब तक मुस्लिमों का भारत में वर्चस्व रहेगा। और यही जो टाइम पीरियड है इसको मध्यकालीन भारत का इतिहास बोलते हैं। जो भी चेंज आया है इस चेंज को आपको अब समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक सिंबॉलिक इमेज के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। इससे ही उस समय युद्ध होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके बाद से तुर्क आक्रमण के पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि तुर्कों के आने से पहले भारत में राजनीतिक स्थिति क्या थी। बिल्कुल ही देखेंगे तो लगभग ये टाइम पीरियड होता है हर्षवर्धन के बाद से 750 से लेके 1200 ईस्वी तक। इस काल को अंग्रेजों के द्वारा राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी अग्निकुंड से जो चार चार बड़े बड़े क्षत्रिय राजवंशों का उदय हुआ, लंबे समय तक भारत में ये लोग शासन किया। लेकिन यही था कि आपसी मनमुटाव की वजह से, आपसी जो एकजुटता का, ठीक है, बिल्कुल ही अभाव होने की वजह से इन लोगों को डैमेज कर दिया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महमूद गजनबी का आक्रमण। क्योंकि इसी का जब आक्रमण होगा तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर वगैरह ढेर सारे मंदिरों का लुटेरा भी बोला जाता है, ये भी आया, लूट मार मचा के सब भारत में गया। उसके बाद से एक बड़ा जो चेंज देखने के लिए मिलेगा इस मोहम्मद गोरी के फलस्वरूप देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी, क्योंकि इसने क्या किया तो पृथ्वीराज तृतीय को हरा के उसको, तो ठीक है ऐसा तो माना जाता है जो भी है यहाँ पे। तो अब यहीं से जो चेंज देखने के लिए मिला, इसका जो दास होगा एक कुतुबुद्दीन जो ऐबक होगा, उसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाएगी। सोचिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो खैर पहले हो चुका था, लेकिन उसका एक बड़ा जो नाम देने का प्रयास करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक देगा। अब यहीं से समझिए एक मुस्लिमों का केंद्र बिंदु मिल गया, भारत में रहने का एक जगह मिल गया। अब यहाँ से वो लोग धीरे 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 अपने साम्राज्य का एक्सपेंड करेगा। इसको आप समझिए अगला जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा, इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए नंबर 1 यहाँ पे आएगा गुलाम वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत में बहुत सारा इसमें वंश आएगा, लेकिन ये सारे वंशों की एक ही खूबी है, एक ही कॉमन चीज़ है कि ये लोग मुस्लिम हैं। अब देखिए अभी तक क्या था कि भारत के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सारे ही जो भी क्षेत्र था इसमें पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुओं का ही वर्चस्व था। हिंदू में जो क्षत्रियों का ही वर्चस्व था, क्योंकि वही इन सारे क्षेत्रों पे कंट्रोल करते थे, चलाते थे। लेकिन अब तो इन मुस्लिम शासकों के द्वारा उस सबको डैमेज कर दिया गया, तो इसीलिए अब उनकी भी जगहों को यहाँ पे मुस्लिमों के द्वारा ऑक्युपाई किया गया, कंट्रोल यहाँ पे कर लिया गया बेचारे। ठीक है, मुगल काल तक आते आते तो उनकी स्थिति फिर वही हो जाएगी, बिल्कुल ही मतलब समझ सकते हैं कि बेजान हो जाएंगे, कुछ करने की स्थिति में रहेंगे, कुछ करने की स्थिति में नहीं यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, करेंगे तो फिर उनको निपटा दिया जाएगा। अब यही समय है, देखिए गुलाम वंश के साथ साथ यहाँ पे देखते चलिए खिलजी वंश आएगा। अब यही खिलजी वंश आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी मूवी जरूर ही देखा होगा, किस तरीके से एक जो हिंदू शासक राजा रतन सिंह का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, चित्तौड़ किला को कैसे जीत लिया। देखिए वहाँ पे उस चित्तौड़ के किला में जो आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, क्या कोई राजा रतन सिंह की सहायता करने जा रहा था? कौन भाई अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? कौन इतने बड़े शासक खिलजी से वहाँ पे, ठीक है, मुकाबला लेगा, लोहा लेगा? तो इस चीज़ को आपको समझना है, फील करना है, फील करते चलना है। इसीलिए तो इतना लंबे समय तक उनके द्वारा शासन किया गया। खिलजी वंश देखिए यहाँ पे, खिलजी वंश के साथ साथ यहाँ पे देखिए तुगलक वंश। इस तुगलक वंश तक आते आते देखेंगे तो यहाँ पे एक शासक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके नेतृत्व में देखिए यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए दिल्ली का
इस दिल्ली से निकल के देखिए ये लोग कितने बड़े भारत के क्षेत्रों पे कंट्रोल कर लिया, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। अर्थात अगर हम लोग थोड़ा कंपेरिजन करें तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का कभी शासन हुआ करता था, उसका शासन इधर था कि ईरान तक छूता था, ठीक है, और इधर सारे ही क्षेत्रों में था। देखिए लेकिन ये सब भी कम नहीं है, लगभग पूरे के पूरे एरिया को ये लोग कैप्चर कर लिया है। बस यहीं पे जो राजपूत जो है लोग, ठीक है, ये लोग अपना वीरता को दिखाते हुए जो वर्तमान में राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसीलिए अपने आप को प्रमोट करते हैं। वहाँ क्षत्राणी भाव खूब जगता है, क्योंकि उन लोगों ने लोहा लिया भी है, लेकिन सारे नहीं, उसमें से कुछ एक ही लोगों ने लिया हुआ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में इतने बड़े एरिया पे आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से उस सबका कंट्रोल हो गया। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए एक किसी भी साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार की एक परम सीमा होती है, उच्च बिंदु होती है। एक समय के बाद देखिए जब किसी का जब मैंने एकदम होता है ना, एकदम अनलिमिटेड जब डेवलपमेंट हो जाए तो उसका डिक्लाइन होना तय है। अब ये डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो जाएगा जब आएगा यहाँ पे सैयद वंश। इसमें कुछ कमज़ोर देखेंगे, ठीक है, उत्तराधिकारी सब होगा, धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे लोधी वंश तक आते आते देखिए अब ये दिल्ली सल्तनत बस इतना ही क्षेत्रों में रह जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए समझना क्या है कि अब गुलाम वंश जब एक्सपेंड कर रहा है, खिलजी वंश जब एक्सपेंड कर रहा है, तुगलक वंश जब एक्सपेंड कर रहा है, तो देखिए किसी न किसी को तो मारेगा ना, किसी न किसी क्षेत्रों को ये लोग लूटेगा। कोई न कोई इसका शासक होगा, कोई न कोई इसका सेनापति होगा, जिन क्षेत्रों को मारेगा, जिन क्षेत्रों को लूटेगा, उसका कोई शासक होगा। अब यहीं से प्रश्न तो बनता है, इसको अगर आप को रिलेट करके आप स्टडी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी अधिक समस्या देगा। उसी तरीके से तुगलक है, सैयद है। अब देखिए जैसे ही अब धीरे धीरे यहाँ तक आते आते आप देख पा रहे हैं ये जो सैयद लोधी वंश जब टूटने लगेगा तो जो भी आसपास की जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं ये पुनः अपना फन उठाने लगेगी, अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करेगी। क्योंकि तुगलक वंश तक आते आते आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस तुगलक वंश तक आते आते धीरे धीरे जब इसका साम्राज्य टूटने लगेगा तो क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय होगा। जिससे दक्षिण भारत में कुछ बड़ी शक्ति के रूप में विजयनगर साम्राज्य का भी उदय होगा, बहमनी साम्राज्य का भी उदय होगा, ध्यान रखिएगा। और जब ये लोधी वंश आएगा, जब पूरी तरीके से इसका जब खात्मा होने लगेगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो इसी समय देखेंगे तो तैमूर लंग का भी आक्रमण होगा। तैमूर लंग आक्रमण करेगा तो बिल्कुल एक लुटेरा के भाव से आया हुआ था, दिल्ली को तहस नहस करके जब लूट लेगा, ख़त्म कर देगा इसको, तो सब यहाँ पे जो मुस्लिम जो शासक है बिल्कुल डैमेज हो जाएगा सब। और जो भी आसपास का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, आसपास के जो क्षेत्रों में पुनः ये लोग उगना शुरू हो जाएगा। जब कभी ये लोग हर्षवर्धन के बाद से तेजी से सब ग्रो किया था, वैसे ही ये सब ग्रो करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही लोग अपना सर फन उठाना शुरू करेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे तो भारत में मुगलों का आक्रमण हो जाएगा। फिर मुगलों का आक्रमण हो जाएगा, फिर वहीं एक से एक शासक वहाँ पे आएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, और फिर फाइनली जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तब आते आते जो क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से कभी आज़ाद हुआ था पुनः वो क्षेत्र मुगलों के अधीन हो जाएगी। यही है, बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। इसी चीज़ को आपको समझना है उस परिवर्तन के माध्यम से। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सल्तनत काली प्रशासन। आखिर ये जो दिल्ली सल्तनत वाले प्रशासन किस तरह से चलाते हैं, यहाँ से भी प्रशासन से सवाल आता ही आता है। कुछ अधिकारियों का नाम दे दिया जाएगा, कुछ पद का नाम दे दिया जाएगा, बोल देगा यहाँ पे। उसी तरीके से देखिए सल्तनत कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या था, किस प्रकार का समाज था, कौन सा आर्थिक जीवन था, कौन उस समय इतना रॉकेट साइंस चल रहा था। उस समय तो कृषि गतिविधियां ही चल रही थी, वहीं भू राजस्व का दर जो जनरली 1/6 ही होता था। बस आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, आपको ध्यान पे रखते चलना है। सल्तनत कालीन यहाँ पे कला एवं स्थापत्य है, क्योंकि इस सल्तनत काल में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे, चूँकि मुस्लिम धर्म का जब भारत में आगमन हुआ तो उनके साथ साथ देखिए सारा चीज़ हुआ है ना, वो पैकेज होता है। पैकेज का मतलब कि अगर मुस्लिम धर्म आ रहा है तब उससे रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ होगी, कला स्थापत्य को लेके, संगीत को लेके, समाज को लेके, उनकी रहन सहन को लेके, पूरा का पूरा देखिए एक आपको मिक्स जो कल्चर दिखाई देगा, वो मिक्स भारत में आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है उनकी चीज़ों को कुछ इस हिंदुओं के द्वारा भी अपनाया जाएगा, कुछ चीज़ों को अपनाया जाएगा ज़रूर। जैसे आज वर्तमान में कोई शायरी बोल दीजिए, मजाल है कि बिना, ठीक है, उर्दू जैसे शब्दों का प्रयोग किए हुए कोई अच्छा शायर बोल दे, कोई गाना गा दीजिए। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे इस भारत में
एक दूसरे की जो गंगा जमुना जो तहजीबी का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आज वर्तमान में मतलब बदल नहीं सकते हैं। बदलेंगे तो फिर यहाँ पे समस्या हो जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, यही सारा जो मैप है इस चीज़ को आप बखूबी ध्यान से देखते हैं और देखते चलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। जैसे अभी आप लोगों से मैंने तुरंत मेंशन किया हुआ था कि तुगलक वंश तक आते आते, जब तुगलक वंश का बहुत बड़ा जो डायनेस्टी हुआ करता था, ठीक है, लगभग इस टाइप का हुआ करता था, यही जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब आंतरिक जब विद्रोह भड़कने लगेगा तो उसमें से दो बड़ा जो राजवंश निकल के आएगा। एक तो होगा दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और एक होगा बहमनी साम्राज्य। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य होगा बिल्कुल एक हिंदू साम्राज्य होगा। यहाँ पे एक से एक यहाँ पे शासक भी निकलेगा और यहाँ पे खासकर इस समय आप देखेंगे कल्चरल एक्टिविटियों को बढ़ाते हुए बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे शासक आएगा ही आएगा जो विजयनगर को आगे ले जाएगा। इसकी राजधानी होती है हम्पी, जिसे मंदिरों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इतना शानदार वहाँ पे क्या, ठीक है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। जब आप उस विजयनगर को पढ़ेंगे तो फिर फील करेंगे, इस हम्पी को फील करेंगे, कितना शानदार उस समय का, ठीक है, आर्किटेक्ट वहाँ पे हुआ करता था। वैसे ही यहाँ पे होगा बहमनी साम्राज्य। देखिए यहाँ पे अब यही है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य सीमा विवाद को लेके, रिलीजन को लेके, चूँकि बहमनी साम्राज्य में अधिकतर जो लोग थे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लोग भी थे। दोनों आपस में बेचारे लड़ते रह गए, तब तक लड़ते रह गए जब तक, ठीक है, एक कोई बर्बाद नहीं हो गया। और इसमें आपको, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा कि बहमनी साम्राज्य बेचारा टूट गया। यही बहमनी साम्राज्य आगे चल के इस दक्कन के सुल्तान में, मैंने दक्कन जिसको आप वो बोलते हैं ना, दक्कन के सुल्तान, जो पांच गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर ऐसे सारे क्षेत्रों में बच जाएगा, तब तक ये चलते रहेगा। तो बहमनी साम्राज्य का भी, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा। देखिए कैसे बट रहा है, यही तो चेंज है। आपको इस चेंज को पकड़ना है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो गए। तो इसमें हम लोग देखते चलेंगे विजयनगर में, ठीक है, जो भी राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति क्या थी, किस तरीके से फंक्शन कर रही थी, कार्य कर रही थी। वैसे ही विजयनगर का यहाँ पे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते चलेंगे बहमनी साम्राज्य का भी। ठीक, वहाँ पे भी कुछ शासकों का नाम आएगा, इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा प्रशासनिक सामाजिक स्थिति, आर्थिक एवं सैन्य सिचुएशन जो भी है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब है। देखिए इधर गोदावरी ले लीजिए, इधर कृष्णा नदी ले लीजिए, इधर कावेरी नदी ले लीजिए, बहुत बड़ा जो डेल्टाई एरिया था ये लोग, ठीक है, इधर काफ़ी समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था जो कि लोग यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब ये है 13वीं से 15वीं सदी का टाइम पीरियड। अब इस समय होता क्या है कि देखिए दिल्ली सल्तनत एक पिक पीरियड पे जो गया हुआ था लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास, ध्यान रखिएगा, उसी 14वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से, आपसी मनमुटाव की वजह से दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कारण माना जाता है वो माना जाता है तैमूर लंग का आक्रमण। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग 14वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते 1398-99 में भारत पे आक्रमण किया, दिल्ली पे आक्रमण किया, इतना लूटपाट मचाया कि जो भी उस समय शासक था उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई। अब सोचिए शासक की स्थिति खराब हो रही है तो उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, आसपास के क्षेत्रों में उसकी जब पकड़ हो गई तो जो भी किनारे किनारे जो लोग हैं, जो भी यहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, ये अपना फन फैलाने लगेगी। और ये लोग क्या करेगा पूरी तरीके से, तो अपने आप को उस केंद्र बिंदु से अलग कर लेगा, अपने आप को ये लोग स्वतंत्र घोषित कर लेगा। तो इसीलिए तैमूर लंग का आक्रमण काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी जो क्षेत्र था मैंने बताया था बहमनी जो साम्राज्य हुआ करता था, वो बहमनी साम्राज्य यहीं बट के आ गया है 5 भागों में, जिसको हम लोग, ठीक है, देख पा रहे, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, यही 5 क्षेत्रों में उस बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, तो इस दक्कन का साम्राज्य, माने दक्कन का सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे लंबे समय तक युद्ध होगा और फिर एक फाइनली एक बड़ा सा युद्ध होगा जिसको बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ध्यान रखिएगा, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। और उस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंतिम रूप से भी, ठीक है, यहाँ पे नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा, विजयनगर साम्राज्य भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पे जो देखिए आपको समझना है कि जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुआ है तो बहुत सारे क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों का यहाँ पे उदय हो गया। जैसे नंबर 1 है बंगाल के तरफ इधर, ठीक है, बंगाल के तरफ देखेंगे कुछ उदयपाल वर्ग के अनंत पाल करके कुछ शासक यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से कश्मीर में भी देखेंगे, ऊपर कश्मीर के क्षेत्रों में देखते चलिए आप लोग, यहाँ पे जौनपुर हो गया, गुजरात हो गया, इसके अलावा मालवा, मेवाड़, जोधपुर। ध्यान से देखते चल रहे हैं आपको, खान देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट खान देश का जो इलाका है यहीं आपको जो वर्तमान में जो विंध्यन सतपुड़ा का रेंज है यहीं पे आपको मिल जाएगा खान देश। यहाँ से कितने बार प्रश्न बना देता है। इसके साथ साथ आपको, ठीक है, बहमनी जो दक्कन के जो सुल्तान था, यही सब 5 जो मैंने अभी मेंशन किया हुआ था, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके पैरेलल आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य को तो अभी मैंने देख लिया था, पूरी तरीके से आपको बताया हुआ था, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यही चेंज आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था कि जब उत्तर भारत में, याद करिए प्राचीन भारतीय इतिहास को, जब हर्षवर्धन का जब पतन हो गया था तो उत्तर भारत में ढेर सारे जो छोटे छोटे राजवंशों का जो उदय हुआ, जो अग्निकुंड से जो बोला गया, वहीं राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पे तो उदय हुआ। लेकिन क्या हुआ, मुस्लिमों के आने के बाद से उनको डैमेज कर दिया गया, अपने मिला लिया गया। पुनः मुस्लिम जब डैमेज हो रहा है तो देखिए उन्हीं सारे क्षेत्रों में ये जो क्षत्रिय शासक है ये लोग वापस यहाँ पे उभर रहा है। देखिए इसमें सबसे जो कंपटीशन देगा सब ये द्वारा मालवा, मेवाड़, जोधपुर, यहीं पे, ठीक है, एक से एक जब शासक सब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है इस चेंज को। देखिए क्षत्रिय शक्तियों का उदय यहाँ पे हो गया। अब दिल्ली सल्तनत का धीरे 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 अब यहाँ से आपका डिक्लाइन हो रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, इसी के पैरेलल क्योंकि इतिहास की धारा है तो यहाँ पे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो घटनाएं तो एक साथ बहुत सारे चलती रहती हैं। इसी घटनाक्रम में नेक्स्ट टॉपिक में आप थोड़ा सा इधर देखने का, समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। माने अगर मैं बताऊं तो पूरे के पूरे हिस्ट्री का एक इतना गोल्डन टाइम पीरियड है, मेरा वैसे नाम भी गोल्डन है, ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन की। इसकी जितनी भी मैं तारीफ कर लूं, आज अगर वर्तमान में अगर आप पूरे पूरे भारत को आप देखें, पूरब से लेके, ठीक है, पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, अगर यहाँ पे अगर इस चीज़ को एक में अगर बांट के रखा है, एक डोर में अगर करके रखा है, तो उसका जो श्रेय है पूरा का पूरा अगर श्रेय मैं बताऊं तो इसका जो श्रेय है इसी भक्ति और सूफी आंदोलन का दिया जाना चाहिए। खासकर अगर हिंदुओं को अगर बांट जोड़ने का काम किया है तो भक्ति आंदोलन। देखिए किस तरीके से अलवार और नयनार संत जब दक्षिण से जब निकला तो वहीं दक्षिण से आते आते उस भक्ति आंदोलन को, ठीक है, उत्तर भारत में लाया गया। एक से एक देखिए महाराष्ट्र में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक से एक यहाँ पे जो लोग आए यहाँ पे इन भक्ति आंदोलन के माध्यम से। जैसे कि रामानुज का नाम आता है इसमें कि बिल्कुल एक सेतु का काम किया उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को ले जाने के लिए। देखिए महाराष्ट्र कितना शानदार स्टेट है कि महाराष्ट्र में अगर वर्तमान में देखेंगे तो कोई जातिवाद नहीं है, वहाँ वन लैंग्वेज है, सिर्फ मराठी भाषा। मुंबई से लेके एक महाराष्ट्र के गांव तक अगर आ जाइए तो इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, इस चीज़ को सोचिए आप कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं है, बिहार यूपी में क्यों हुआ ऐसा, एमपी में क्यों हुआ ऐसा, महाराष्ट्र में क्यों हुआ ऐसा, सॉरी, और राजस्थान में क्यों हुआ ऐसा, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण दिया जाएगा और वो कारण होगा भक्ति आंदोलन। क्योंकि उस भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार से उस समाज में मौजूद जो भी धार्मिक कर्मकांड आडंबर था उस पर चोट किया। बौद्ध जैन धर्मों का भी भक्ति आंदोलन ने विरोध किया। बिल्कुल ईश्वर के निर्गुण अवधारणा पे बल दिया, ये नहीं कि सदगुण, मतलब समझ रहे हैं, निर्गुण माने एकदम बिल्कुल ही ईश्वर को मानते हो, भक्ति के माध्यम से मानो। अपने आप को अगर उस ईश्वर से जोड़ना चाहते हो तो बीच में किसी को भी माध्यम मत बनाओ, उस भक्ति के माध्यम से उसको डायरेक्ट ईश्वर से यहाँ पे, ठीक है, जोड़ लो। अब कोई ज़रूरत नहीं है ब्राह्मणवाद का, पुरोहितवाद का। इतना शानदार कॉन्सेप्ट था जो उस समय माना गया, ठीक है, कि अलवार और नयनार संतों को द्वारा चलाया गया। फिर आगे चल के शंकराचार्य हो जाएगा, शंकराचार्य के साथ साथ, ठीक है, आगे चल के रामानुजाचार्य, उसके साथ साथ रामानंद सागर, मैंने क्या बोलते हैं कि रामानुज के द्वारा, रामानंद के द्वारा, ऐसे एक से एक जो बड़े बड़े जो नाम आएंगे ना, जब इनका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपने आप को, ठीक है, उनसे आप जुड़ता हुआ पाएंगे कि क्या लोग बात कह के गए हैं। वाकई में इस चीज़ को आपको समझना है।
अब वहीं भक्ति आंदोलन का जो इफेक्ट जब महाराष्ट्र में आएगा, महाराष्ट्र लोग धीरे धीरे यहाँ पे नामदेव वगैरह बहुत सारा नाम आएगा, यहाँ पे जाति प्रथा को बहुत सारा यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, सब चीज़ हटा दिया जाएगा। जो महाराष्ट्र बिल्कुल ही वर्तमान में एक नीट एंड क्लीन माने जातिवाद को लेके, भाषा को लेके यहाँ पे एक हो गया है, वो महाराष्ट्र में आपको बखूबी दिखाई देगा। फिर यही भक्ति आंदोलन आगे आएगा, उत्तर भारत में भी आएगा। उत्तर भारत में जाएगा तो इधर आपको पता है, इधर ठीक है, चाहे हम लोग बात कर ले कबीर की, चाहे इधर बंगाल की तरफ चैतन्य महाप्रभु की बात कर ले, चाहे हम लोग गुजरात में बात कर ले, राजस्थान में बात कर ले, बिहार यूपी में बात कर ले, नाथ संप्रदाय अभी जो वर्तमान में ठीक है योगी आदित्यनाथ जहाँ के आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री है, गोरखनाथ धाम, नाथ संप्रदाय का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो आपकी दिमाग खुली की खुली रह जाएगी कि आज वर्तमान में कितना बदल गया है चीज़ें। ये सारी ही चीज़ें जो है ना, आप उसको इस भक्ति आंदोलन में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका सार तत्व यही है कि भक्ति आंदोलन जब उत्तर से दक्षिण गया, दक्षिण से उत्तर गया, ठीक है, पूरी तरीके से देखिए पश्चिम से पूरब गया इधर, तो कैसे भारतीयों को एकजुट कर दिया। जब इतना तेजी से आगे भक्ति आंदोलन ग्रो कर रहा था तो इसी के पैरेलल सूफी आंदोलन भी चल रहा था, क्योंकि सूफी आंदोलन अब भारत में स्टेबलाइज हो चुका था, मुस्लिम लोग स्टेबलाइज हो चुके थे, और मुस्लिम धर्म में भी ठीक वैसे ही बहुत सारा कर्मकांड आडंबर बुराइयाँ आ चुकी थी जैसे हिंदू धर्म में आ चुकी थी। तो वहीं से कुछ लोगों के द्वारा देखेंगे तो बिल्कुल ही सूफियाना अंदाज में ये लोग आया हुआ है, अरब के देशों के तरफ से ही वो सब आया हुआ है, बिल्कुल भजन कीर्तन करते हुए, मैंने सब समझ रहे हैं ना, सूफियाना जो गाना गाते हुए अपने आप के लोग अल्लाह से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। और ये लोग भी मुस्लिम धर्म में मौजूद जो भी बुराइयां है उसको हटाने का प्रयास करेगा, एक से एक, जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, एक से एक यहाँ पे भी पीर हुए हैं। इनको आप जानेंगे तभी तो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इन लोगों ने भी मुस्लिमों का यूनिफिकेशन करने के लिए, एकीकरण करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया। और मैं रियल में बता रहा हूँ, आज उन्हीं की देन है, उन्हीं लोगों की देन है, ठीक है, जो इतने शानदार तरीके से भारत अगर चल रहा है, जो जैसे भी चल रहा है, अगर चल रहा है इतने साथ में, तो इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है इस भक्ति और इस सूफी आंदोलन को दिया जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। इतना तो उम्मीद है समझ गए होंगे। सोचिए अगर आप फील कर पा रहे हैं यहाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, जब टॉपिक में जब एंट्री मारेंगे तो रियल में बता रहा हूँ, ठीक है, आपका फेवरेट पार्ट बन जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ नंबर 1 भक्ति आंदोलन की, इसके साथ साथ सूफी आंदोलन की। दोनों का ठीक है नेचर एक ही टाइप का है कि भाई एक को भाई ईश्वर से जोड़ना है, दूसरे को अल्लाह से जोड़ना है, बीच में किसी को मीडिएटर के रूप में नहीं लाना है। इससे इसका एग्जाम्पल मीराबाई है। मीराबाई भजन कीर्तन करते हुए किस तरीके से अपने आराध्य देव और फिर ठीक है अपने प्रेमी जो भी कह लीजिए, ठीक है, कृष्ण से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को आपको समझना है, ये भक्ति आंदोलन में दिखाई देगा। इसी में देखेंगे कबीर जैसे लोग भी आएंगे, किस तरीके से ये लोग हिंदू धर्म पे, मुस्लिम धर्मों पे भी यहाँ पे कटाक्ष करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल उस समय का इनलाइटमेंट का दौर आपको दिखाई देगा, उस कबीर के दौर में, ठीक है, पुनर्जागरण का, प्रबोधन का काल आपको दिखाई देगा। तो आएंगे इस टॉपिक तक आते आते तो बहुत ही टॉपिक, इतना मज़ेदार टॉपिक है और प्रश्न भी यहाँ से भर भर के आता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं यहाँ पे, मुगल साम्राज्य। अब चूंकि अब पता है कि दिल्ली सल्तनत का पतन होते होते लास्ट में जो देखिए लोधी वंश होता है, उसी समय बाबर का भारत में आक्रमण हो जाएगा। उस बाबर का जब आक्रमण होगा तो ध्यान रखिए, ठीक है, पानीपत का युद्ध होगा, खानवा का युद्ध होगा। उन सारे युद्धों के माध्यम से बाबर धीरे धीरे दिल्ली के गद्दी पे स्टेबलाइज हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर बाबर रहेगा, कुछ दिन रहेगा, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर उसका पुत्र हुमायूं आएगा। अब उस हुमायूं को टक्कर देने के लिए इधर बिहार से निकल के जाएगा शेरशाह सूरी, टक्कर देगा, हुमायूं को भगा देगा, गिराते दौड़ाते रहेगा। और फाइनली ठीक है हुमायूं का जब रिटेलिएट होगा वापस से, तो ठीक है सूर्य वंश का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से फिर दिल्ली में अकबर के बाद से फिर शुरू हो जाएगा परंपरा, लास्ट तक शुरू हो जाएगा जब तक यहाँ पे अंग्रेज नहीं आएगा सब, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो पुर्तगालियों का चूँकि आगमन, इधर विजयनगर साम्राज्य था, पुर्तगाली सब तभी यहाँ पे आ गया सब 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा ऑलरेडी आ चुका है, निकोलस डी काउंटी आ चुका है, तो ये सब आ गया है। ध्यान रखिएगा जब इधर हुआ करता था जब इधर हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मुगल साम्राज्य को।
अब देखिए जो भी जो क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी, ये देख पा रहे हैं, ये सब जो इलाका है इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, ज़ूम करने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये सब ये वाला देखिए यहाँ पे, यही है। देखिए जब दिल्ली सल्तनत का जब पतन हुआ था यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत का, तो ये जो छोटा-छोटा जो आपको जो दिखाई दे रहा है सब एरिया ये, ठीक है, पूरा का पूरा। आस-पास में क्या हुआ था यहाँ पे, तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो चुका था। इधर जो भी है इधर, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ, इधर कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ, ये किनारे-किनारे। लेकिन अब पुनः मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा। 1565 में देख पा रहे हैं ये समय, ठीक है, अकबर का शासन यहाँ पे आ चुका था। अब 1601 तक आते आते देखेंगे तो अकबर के समय देखिए साम्राज्य कितना बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि लोग की अगल बगल किनारे जो भी क्षत्रिय शासक थे, हिंदू शासक थे, उन शासकों को या तो अपने अधीन रहने के लिए मजबूर कर दिया गया या फिर उनको मार गिराया। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा जोधा अकबर, देखिए कैसे अकबर, ठीक है, उन लोगों को पहले चेतावनी भरा पत्र देता है। पहले होता है ना, प्यार से समझाओ, फिर ना माने तो फिर, ठीक है, तलवार से समझाओ, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। और फाइनली 1650 तक देखिए ये वाला हाल होता है मुगलों का। और यहाँ पे जब लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे इस 1707 तक आते आते देखिए ये यही काल है जब होता था औरंगजेब का, शाहजहां का जो पुत्र औरंगजेब का। उस समय देखिए बहुत बड़ा जो एरिया आपको दिखाई देगा औरंगजेब का, लगभग पूरा भारत ही उस सबके कंट्रोल में है, मुस्लिमों के कंट्रोल में है। लेकिन अब इसका भी हाल तो दिल्ली सल्तनत जैसा होना ही था, एक पीक के बाद डिक्लाइन होना तय था। अब वो समय आ गया, इसके कमजोर अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से 1772 तक आते आते देखिए इधर बिल्कुल छोटा सा एरिया यहाँ पे रह जाएगा, बस नाम मात्र का दिल्ली सल्तनत में। खासकर उस समय में जब शासक होगा मोहम्मद, ठीक है, शाह, जब रंगीला वगैरह सब आएगा। अब समझिए 1772 तक ये हो रहा है, तो 1757 में अंग्रेजों के द्वारा प्लासी की विजय के माध्यम से, ठीक है, इस बंगाल पे कंट्रोल कर लिया गया है। बक्सर के माध्यम से और उस सबको बल मिल जाएगा। अब इतना बड़ा जो एरिया है, इतना बड़ा सब, ठीक है, छूटा एकदम फैला हुआ है, तो इधर भी कुछ कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा। जैसे इधर ये जो इलाका है, पूर्वी जो तट है, इधर भी कुछ शासकों का उदय होगा। जैसे कर्नाटक वाला एरिया आएगा, इधर भी कुछ शासक आएगा, जैसे कि मैसूर वाला एरिया आएगा, वहीं पे हैदर अली टीपू सुल्तान का नाम आएगा। इधर मराठों सब का भी उदय होगा, ध्यान रखिएगा, मराठा सब भी यहाँ पे सामने आ जाएगा। इधर बीच में निजाम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इधर सिखों का उदय हो जाएगा, सिंध के क्षेत्रों पर उदय हो जाएगा। इधर अवध का नवाब हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। अब इन सारे ही क्षेत्रों को देखिए अंग्रेज किस तरीके से बारी बारी से सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से, फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से, अपने कूटनीतिक चालों के माध्यम से, अब देखिए रोल कैसे बदल रहा है। पहले दिल्ली सल्तनत वालों ने मजा मारा, फिर मुगलों ने मजा मारा, फिर अंग्रेजों ने मजा मारा, तब जाके भारत पूरी तरीके से आज़ाद हुआ। अब जाके थोड़ा सा एक समतामूलक, ठीक है, देश के रूप में भारत बना हुआ है। तो इतना उम्मीद है, देखिए बस बने रहिए मेरे साथ, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। मुगल साम्राज्य में एक से एक शासक आएगा, बाबर, हुमायूं आएगा, बाबर का पुत्र हुमायूं, ध्यान रखिएगा। इसी हुमायूं के द्वारा या फिर इसी हुमायूं का समकालीन होगा शेर शाह, जो कि दोनों में प्रतिस्पर्धा होगा, शेर शाह जीत जाएगा। शेर शाह बहुत ही बिहार से निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रशासक एवं सुधारक के रूप में बहुत ही योग्य शासक यहाँ पे कहा जाएगा। उसके बाद से अकबर किस तरीके से मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करेगा, विस्तार करेगा, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं इस सारे क्षेत्रों को। उसके बाद शुरू हो जाएगा अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति, कैसे राजपूतों के साथ कौन सी नीति अपनाता था। वैवाहिक कार्यक्रम के देखिए, जो जोधाबाई का जो नाम आता है, किस तरीके से उसने विवाह किया। सिर्फ उससे ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे कहा जाएगा। वो तो बस एक सिंबॉलिक चीज़ है, लेकिन सोचिए उसके सैनिकों के द्वारा कितना विवाह किया गया, उस समय कितने हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया होगा। सोचिए आज कोई जान नहीं पाएगा, आज कैसे, सोचिए उसका जब उस समय कन्वर्जन हुआ होगा, कोई जान पाएगा। वैसे ही अंग्रेज लोग भी आया, अंग्रेज लोग भी मुस्लिमों का, बहुत सारे मुस्लिमों का, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण करवाया होगा। बहुत सारे आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जो पुराने लोग थे, या फिर दिल्ली सल्तनत के लोग आए तो कैसे भाई बहुत सारे हिंदुओं का भी वो लोग धर्मांतरण करवाए। आज इतना कंपोजिट कल्चर हो गया भारत में कि अगर कोई बोलता है हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो क्या आप रियल रूप से उस चीज़ को फील कर पाएंगे कि रियल में होगा। क्योंकि इतिहास बहुत लंबा
टाइम पीरियड को यहाँ पे इंडिकेट करता है। बहुत सारा चेंज हुआ है, ठीक है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पे। इस चीज़ को आपको इस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आपको समझना पड़ेगा। तो अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति है। उसी तरीके से जहाँ पे जहांगीर आएगा, अकबर का पुत्र यहाँ पे जहांगीर, जहांगीर के साथ साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका पुत्र शाहजहाँ अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये सारा ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था। अब शाहजहाँ के बाद यहाँ से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब आ जाएगा। औरंगजेब के बाद से यहाँ पे औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत नीति बहुत ही फेमस है, इसकी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक जो हिंदू जो अधिकारी थे इसी के समय थे औरंगजेब के, लेकिन फिर भी इस पे अगर राजपूत जो नीति, धार्मिक जो नीति को लेके आए दिन इस पे ठीक है असहिष्णुता का क्वेश्चन टैग तो इस पर लगता ही लगता है। इसके साथ साथ उत्तर मुगल कालीन को भी आप देख लेंगे। उत्तर मुगल काल में देखेंगे कि कैसे निकम्मे अयोग्य उत्तराधिकारियों की वजह से मुगल काल धीरे धीरे ध्वस्त होने लग गया। कुल मिला के यही था मुगल सम्राट। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ठीक है, ये वही है, उसी से रिलेटेड है, मुगल प्रशासन और भू राजस्व व्यवस्था। मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य है। 18वीं सदी में क्षेत्रीय राज्यों का पुनः किस तरीके से उदय होगा, क्षेत्रीय राज्यों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार तो हर्षवर्धन के बाद से उदय हुआ जिसको राजपूत काल बोला गया, फिर दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, फिर से उदय हुआ, फिर मुगलों का जब डिक्लाइन होगा तो फिर से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। अब इनको जब डैमेज किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा डैमेज किया जाएगा। देखिए ये है चेंज, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मराठा साम्राज्य का उदय के कारण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनका उदय जैसे जैसे मुगल कमजोर होने लगते हैं, मुगलों की कमजोरी ही देखिए, मुगल एक समय यहाँ तक आ गया था सब। अब इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पे एक से एक यहाँ पे शासक होगा, जैसे कि छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य का ठीक है मराठा साम्राज्य का यहाँ पे नींव रखा जाएगा। ये वही समय है जब भक्ति आंदोलन भी उधर चल रहा होगा। पूरे मराठा यहाँ पे एक हो जाएगा इस छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में। और आगे चल के ठीक है छत्रपति शिवाजी के सपोर्ट करने के लिए अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट आएगा। प्रधानमंत्री का उसमें बहुत बड़ा पोस्ट होगा और वही तो पोस्ट एक समय मिलेगा ठीक है बाजीराव को, जो आप लोगों ने मूवी देखा है बाजीराव ठीक है मस्तानी करके, ठीक है। वही बाजीराव मस्तानी उसी से लिंक है। बड़ा ही योग्य शासक हुआ था बाजीराव। चाहत थी कि भाई अब मुगलों की जगह ठीक है तीर मारता है ना, बाजीराव मूवी को आप लोगों ने देखा होगा कि भाई तीर मारता है और बोलता है कि हमें तो दिल्ली पे पताखा फहराना है, हमें उस मुगलों की कमजोर कड़ी पे वार करना है। अगर उस कमजोर कड़ी पे अगर वार कर दिया जाए ठीक है तो अपने आप पूरा का पूरा वृक्ष ठीक है गिर ही जाएगा। मैंने वृक्ष के जर्जर खोखले पे वार करना है तो उस सब जाएगा। लेकिन फाइनली वही है, पानीपत का जो तृतीय जो लड़ाई होगा उसमें अब अहमद शाह अब्दाली से हार जाएगा और बेचारा सब कमजोर हो जाएगा। मराठों का सपना दिल्ली में राज करने का अधूरा ही रह जाएगा। तो बहुत शानदार तरीके से इसको जानेंगे मगध साम्राज्य के उदय के कारण। इसमें शिवाजी है, मुगल मराठा संघर्ष इसमें पूरी तरीके से देखेंगे और कुछ पोर्शन इसका ध्यान रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में भी चला जाता है, जैसे कि पेशवा वाला जो पद है ठीक है, पेशवा जो बहुत बड़ा पद होता था प्रधानमंत्री का पद। ये था पूरा पूरा मुगल साम्राज्य का इतिहास ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शिवाजी को उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पे ध्यान रखिएगा ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है सिख संप्रदाय का उदय। तो देखिए सिख संप्रदाय कोई अलग से नहीं हुआ है, बल्कि मैंने बताया था अभी कि जैसे जैसे भक्ति आंदोलन एक पीक पर चला गया तो उसी समय लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास उसी भक्ति गान को करते हुए गुरु नानक देव के नेतृत्व में धीरे धीरे वो सिख जो कम्युनिटी है ठीक है यूनाइट होती है। और ठीक है अब बिल्कुल ही जैसे कि बुद्ध और जैन थे ना, कैसे जब थे तो लोगों को अपने आपस में अट्रैक्ट करते थे, शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, तो लोग जाकर उनसे अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक वही चीज़ था उस गुरु नानक देव के नेतृत्व में। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बहुत सारे अनुयायी बनते गए। लेकिन उनके मरने के बाद अब यही है कि जब कोई बड़ा ठीक है लीजेंड व्यक्ति मरता है, जब लोगों का खासकर उनसे अटैच होता है तो लोग ठीक है उसको भगवान बना देते हैं। धीरे धीरे गुरु नानक देव भी भगवान बन गए। अब देखिए गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के ठीक है प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। अब आगे चल के फिर ठीक है धीरे धीरे उनके पद को एक गुरुओं के रूप में बांट जाएगा ठीक है। लगभग 9-10 गुरु वहाँ पे आएंगे। लास्ट गुरु गोविंद सिंह भी होंगे उसमें। तो इससे आपको ध्यान रखना है सिख संप्रदाय में
ये सिख संप्रदाय का बहुत अधिक सामना करना पड़ा, क्योंकि सिख संप्रदाय में देखिए दोनों का इफेक्ट आएगा, हिंदुओं का भी इफेक्ट आएगा, मुस्लिमों का भी यहाँ पे इफेक्ट आएगा। थोड़ा ध्यान से गौर करेंगे तो बहुत सारी जो उनकी जो कल्चरल जो एक्टिविटियाँ हैं दोनों से प्रभावित होती आपको नज़र आएगी। इसीलिए उस समय जब मुस्लिम लोगों का, खासकर औरंगजेब वगैरह, जब जहांगीर वगैरह सब था, तो बड़ा ही सबसे तगड़ा कंपटीशन हुआ। औरंगजेब ने भी मरवाया, जहांगीर ने भी मरवाया, सोचिए इनके गुरुओं को सब मरवा दिया। इसीलिए सिख जो संप्रदाय है ना, समझिए तो ये एकदम मतलब ये समझिए कि उस तपते लोहे में से निकल के आया है जिसको दबाना नामुमकिन है। इतिहास इसका देख लीजिए, सिखों की वीरता को लेके आपको समझ में आएगा। चंद मुट्ठी भर लोगों ने किस तरीके से उन विषम परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबलाइज किया है, इस चीज़ को अगर समझना है तो सिखों के इतिहास पढ़िए, जो इस मिडेवल हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखिए कितना शानदार टॉपिक है। अगर यहाँ तक आप आए होंगे तो बखूबी आप समझ गए होंगे कि आने वाले दिनों में आप कितना अधिक एग्जाम के दृष्टिकोण से और भारत को समझने के दृष्टिकोण से आपको जानने के लिए मौका मिलेगा। इसमें उदय है, गुरु है, और आगे चल के ध्यान रखिएगा जब खालसा पंथ वगैरह की स्थापना होगी, महाराजा रणजीत सिंह का जो एक बड़े से क्षेत्रों में सिख क्षेत्रों का जब उदय किया जाएगा सिंध के क्षेत्रों में, तो वो जो कुछ उसका पार्ट है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है। तो बिल्कुल इसको लिंक करके मैं आपको लेके चलूँगा, कहीं से आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर डेली के डेली मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ठीक है एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी कीमती लेक्चर को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जो रिसोर्स के अभाव में बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने में अक्षम हो जाते हैं, ताकि अगर ऐसे लेक्चरों को देखेंगे तो उनके भी अंदर वो मोटिवेशन जगेगा और मैं यही मान के चलूँगा कि मेरी जो मेहनत है सफल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।